जैसे साइड में देखते हो प्लास्टिक का कवर है, फिर आर्मडिंग किया गया है स्टील का वायर के जरिए ना, फोटो में आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना। देखो जैसे देखो इसको मैं घुमाता हूँ, यार दिख रहा है यार अच्छा से, कैसे घुमाए यार, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे तुम देखते हो यहाँ पे क्या दिखता है, देखो यहाँ पर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, फोटो समझने का प्रयास करो। ऊपर में क्या देखते हो तुम, देखो यहाँ पे है ना, इस फोटो में देखो यहाँ पर क्या, एक तो ब्लैक कलर का यहाँ पे कवर किया हुआ है ना, एक ब्लैक कलर की स्टील का इस तरह तार निकला हुआ है, ये आर्मर्ड इसको बोलते हैं। ये देखो एक प्लास्टिक का क्या है, इसमें सीथेड बोलते हैं, ठीक है ना। एक फिर एक तुम्हारा प्लास्टिक का कवर लगाया गया, और जो इंसुलेशन बोला गया ना, अलग अलग देखो तार को अलग अलग कलर से इंसुलेशन किया गया है ना। तो ये तुम्हारा हो गया आर्मर्ड, ये 3 फेज और एक न्यूट्रल, इस तरह 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गया कोर, इसको 4 के कोर वाला 1 2 3 4 कोर है। और अर्थ के लिए देखो बाहर में ये जो तार है ना, यही वाला अर्थ का काम करता है। तो इस तरह से देखो हर एक चीज को यहाँ पे मैं दिखा दिया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है केबल। तो ये मोटा मोटी केबल वाला पार्ट खत्म हुआ। केबल क्या होता नहीं होता है, क्यों पायलट का जरूरत पड़ता है नहीं जरूरत पड़ता, आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी पोर्टेबल ऑपरेटर्स हो तो उसको रन करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल सर्किट ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे ऑपरेट तो क्या होगा, डायरेक्ट करंट व्यक्ति के हाथ में जाएगा। तुम 550 खुद कैसे चलाने दे सकते हो बताओ, नहीं दे सकते। ड्रिल चलता है ना, ड्रिल तुमको लगता है कि 110 वोल्ट पे चलता है, पर पता है ड्रिल में जो पावर देते हैं पायलट कोर कितना है, 7.5 वोल्ट। 7.5 वोल्ट, जब तुम उसको करंट भी लगे ना 7.5 वोल्ट लगे, जो ऑपरेट करता है 7.5 वोल्ट होता है। ये सबसे खूबसूरत बात है माइनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, चलो डिस्कशन क्लास बहुत हुआ, अब हम लोग कुछ एमसीक्यू नोट्स पे जाएंगे, क्योंकि टारगेट था आज इसको खत्म करना। इसको खत्म करना ही मेन टारगेट है, जो हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास में मौजूद हर एक बच्चा से मेरा सवाल है, क्लास में मौजूद यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अल्फा बीटा नाम है रे, जैसे 1 2 3, देखो यहाँ पे एक नंबर हो गया, ए हो गया, रोमन में 1 हो गया, 2 हो गया, तब बचा क्या? सब तो दे दिया। कोको लिखते इससे बढ़िया अल्फा बीटा नंबरिंग कर, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इस तरह से दे दिया। चलो उसका नंबरिंग किया गया सीक्वेंस में। सब तो नंबर देखो लिख ही दिया ना, सब तो नंबर लिखा ही गया, तो बचा कुछ नहीं था, इसलिए अल्फा बीटा लिखना पड़ेगा ताकि तुम कंफ्यूजन ना हो जाए। जैसे ये इसका पार्ट, ठीक है, इसका 2 पार्ट, फिर सी इसका 3 पॉइंट, एक का 3 पॉइंट ए बी सी, फिर जो टाइप में 2 आ गया 1 और 2, फिर इस एक का 2 पार्ट, फिर इसका 2 पार्ट, इस तरह से लिखाया गया। जितना कम में ज्यादा हो सकता है मैं दे दिया आपको, है ना। इससे ज्यादा बाहर मुझे नहीं लगता कभी एग्जाम में कभी आएगा और कभी पूछेगा। और इतना नॉलेज शायद हमको लगता है किसी फॉरमैन, इलेक्ट्रिकल फॉरमैन के पास तो होता ही है, किसी उसके काम करने वाला किसी सबऑर्डिनेट के पास नहीं होगा। फॉरमैन के पास इतना सब पता होता है, लेकिन उसके अंडर जो काम करने वाले जितने भी होते हैं किसी को नहीं मालूम होता है इतना चीज के बारे में। वो लोग भी इतना चीज के बारे में नहीं सोचता सुनता है, ठीक है, उसको पता है बस 4 तार है, 3 तार है, 2 तार है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ हम लोग जो रेगुलेशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ क्या होता नहीं होता है। ठीक है, लिखो। तो सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEA? नहीं आई मत लिखो, लिखो लिखो, सबसे पहले लिखो शॉर्ट नोट वन, लिखो CEAMSES, लिखो CEA, लिखो हेडिंग दो CEA, लिखो C मैं जितना छोटा वो हो सके बढ़िया उसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। MSSES ये एक टॉपिक है, इस पे हम लोग को नोट लिखना है, ठीक है। इसी में नोट लिखोगे सारा चीज इसी में आ जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, इसी में सारा बात नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म नाम क्या है? फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म सिंपल बात है भाई, वही CEAMSES है ना। इसका पूरा नाम क्या है पहले इसको समझ, ठीक है। इसका पूरा नाम है, लिखो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंट्रल ए नंबर, ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, अथॉरिटी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होगा, मेजर रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, मेजर लिखो, मेजर MEASURE, मेजर, ठीक है, मेजर, ठीक है,
मेजर रिलेटिंग टू रिलेटिंग मेजर रिलेटिंग आर छोटा हुआ यहाँ पे, मेजर रिलेटिंग टू लिखो, ठीक है, सेफ्टी ऐसे एफईटी है, सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। 2010 पूरा है, 2010 लिखा हुआ है, एमएसएमई 2010 लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2010 पूरा नाम क्या है, 2010 इसका नाम है ना, एमएसएमई 2010, हेडिंग यही, तो 2010 इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, वो एक तरह का रेगुलेशन है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कोल माइंस रेगुलेशन, तो इसका ये रेगुलेशन है। ये क्या है, एमएससी क्या है, रेगुलेशन है। ये क्या है, वो एक तरह का रेगुलेशन है जो जिसका नाम ये है, पूरा रेगुलेशन का नाम ये है। अब ये सवाल कब बना था, फॉर्म कब हुआ था, तो जैसे 2010 आपको दिख रहा है, तो नॉर्मली ये बना था 20 सितंबर 2010 को। 20 सितंबर, इसका सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब वो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे इलेक्ट्रिकल वाले, उनसे सारा सवाल आने का चांसेस बनता है, तो उसके बारे में है ये। इसको क्या बोलते हैं, इट इज शॉर्ट, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेशन। ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेशन है, यानी एक तरह का क्या है, तुम यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेशन। ये क्या है, रेगुलेशन है। जैसे हम लोग का रेगुलेशन बुक होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, माइंस रेगुलेशन, सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशन, उसी तरह इसका अपना ये रेगुलेशन है, इसको इस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी ये एक सवाल आप लोग से पूछा जा सकता है कि कब बना था, कब से ये लागू हुई है, और इसका भी एक्ट होगा, बिल्कुल एक्ट है, जैसे बोला ना सर एक्ट है, इसका भी एक्ट है। इसका एक्ट क्या कहलाता है, तो इसका एक्ट का जो नाम है ना, जैसे एक नंबर हो गया, ठीक है, एक नंबर। अब 2 नंबर में इसका जो एक्ट है, इसका एक्ट को हम लोग बोलते हैं, इसका एक्ट का नाम है द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इसका नाम क्या है भाई, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ELEC, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अब ये एक्ट कब से बना है, कब से मतलब ये नया वाला जो एक्ट है, इसका कब से लागू है, 2003, ठीक है, 2003 से एक्ट लागू है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ये लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कुछ फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लोटो। लोटो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर, लोटो। लोटो चीज क्या है, मैं समझाता हूं थोड़ा सा, इसके बारे में जान लो। लोटो, ठीक है, लोटो का पूरा नाम होता है लॉक आउट टेक आउट, लॉक आउट टैग आउट, टैग TAG टैग आउट, ठीक है। समझ लेना इसके बारे में, थोड़ा मैं अच्छा समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं देखता हूं और क्या क्या सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। अच्छा कुछ और सवाल था यार, उसको भी करवाना था, चलो इसको लिख लो। लोटो के बारे में पहले क्या है थोड़ा समझा देता हूं। ये मोटा मोटी हो गया, सिंपल चीज था, इसका नाम है, इसके केवल परिचय है, कुछ नहीं है। इसका रेगुलेशन का नाम क्या है, CEAMSES, CE मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मेजर रिलेटिंग टू द सेफ्टी एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई, 2010 ये रेगुलेशन का नाम है। ये 20 सितंबर 2010 से इन लोगों के लिए लागू हुआ था। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, इसी से आप लोगों को पूरा चीज नोट्स दिया गया है। ये एक्ट भी इन लोगों का अपना है, जिसका नाम है द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, और एक फुल फॉर्म है लोटो। लोटो का मतलब होता है लॉग आउट टेक आउट। इस उदाहरण के तौर पर देते हैं, डियर स्टूडेंट तुम इमेजिन करो, ठीक है, यहां तक सिंपल है, समझाने का बार बार पूछने का जरूरत भी नहीं है, तो मैं बर्बाद नहीं करेंगे। देखो जैसे इमेजिन करो, तुम जैसे माइंस में काम कर रहे थे, ठीक है, माइंस में एक सप्लाई समझ, एक सप्लाई चेंज को समझते हैं। जैसे मान लो ये वाला तुम्हारा माइंस का इलेक्ट्रिसिटी जा रहा था, ठीक है, तुम्हारा ये स्विच था, सरफेस पे लगा एक स्विच था, और यहां से तुम क्या किए, TSU में एक पावर भेजे, TSU में पावर भेजा, TSU में पावर गया, TSU में आदमी काम कर रहा था, ठीक है, TSU में काम कर रहा था, TSU काट के यहाँ पे TSU से काम कर रहा था, ठीक है, इमेजिन करो काम कर रहा था। अब उसी समय क्या किया, TSU में काम चल रहा है, मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है, समझना ध्यान से क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको काम करने के लिए तुम सरफेस तक कटवा दिए, बिजली की काट दो, यहाँ काम हो गया, ठीक है। तब एक आदमी है, उसको याद है यार मेरा तो SDL खराब है, इमेजिन करो, ये सोचा कि SDL मेरा खराब है, SDL एक नंबर में ब्रेक डाउन, इसको भी ठीक कर लेते, फटाफट क्या किया, SDL खोल के ठीक करने लगा, यानी काम इसमें भी अब चल रहा है पैरेलली। एक काम यहाँ पे चल रहा है TSU में पैरेलली, और उसके पैरेलली यहाँ पे काम चल रहा है, यानी ये भी खराब था और ये भी खराब है, दोनों में काम पैरेलली चल रहा है। लेकिन यहाँ का जो आदमी है ना, गलती से बताया नहीं, या पता भी है तो ध्यान में नहीं, तुम इमेजिन करना क्या होगा, ठीक है। इस स्विच से मेन कनेक्टेड था, TSU में तुम क्या किया, तुम यहाँ से भी स्विच काट दिया अपना प्रोटेक्शन के लिए, चलो यहाँ से भी हम काट देते बिजली, ताकि मेरा आगे सप्लाई ना हो, मेरा
हो गया तो स्विच दे दे, ये करंट अपना 2.5 से दे दिया और तुम भी अपना स्विच दे दिए जांचने के लिए। अब ये जो आदमी काम कर रहा था इसको तो पता नहीं है कि स्विच देने वाला हो तुम, इसको तो नहीं मालूम चला, बस तुम जैसा स्विच दिए क्या होगा, चल जाएगा, पार लग जाएगा इसका नैया। इसी से बचेगा। लॉक आउट में क्या होता है ना, इसमें लॉक होता है अलग अलग। हम लोग क्या करते हैं, लॉक का लॉकिंग का अरेंजमेंट रखते हैं। हम लोग नियम ऐसा बनाएंगे कि हर आदमी के पास लॉकिंग रहेगा, जो भी आदमी काम करेगा वो क्या करे, मेन स्विच यहां से जा रहा है पावर सप्लाई, इसी को बंद करे, यहाँ पे क्या करे अपना ताला ये भी लटकाएगा, ये जो वर्कर जो काम कर रही है इसको बंद करके लाइन काट के यहाँ पे बॉक्स होता है अपना ताला लटका देगा, ताला से बांध देगा। नेक्स्ट ये भी वर्कर जब गया ये भी अपना काम करने समय ये भी अपना ताला लटका के चलाएगा, और अगर कहीं काम हो रहा हो वो भी अपना ताला लटका के चलाएगा। पहले प्रॉब्लम समझ में आया क्या हुआ, प्रॉब्लम समझ में आ गया तो सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान जाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। नॉर्मली क्या होता है, कभी भी हम लोग देखते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन के कारण क्या होता है, एक आदमी काम करते रहता है दूसरा आदमी चार्ज कर देता है। जैसे मेरा एक मतलब जान में एक लड़का है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, पर किस्मत बहुत अच्छा था कि उसी से मैं छोड़ा और उसी से मैं उसका पावर ऑन किया, बहुत अच्छा किस्मत था, मतलब विद इन सेकेंड था मूवमेंट, कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा होता है, अक्सर होता है। एक बार और ऐसा घटना घट गया था, ऐसे अक्सर देखते हो ना, लाइन कटा हुआ है, लाइन काट के कहीं काम हो रहा है और लोकल आदमी चढ़ गए पोल पे जोड़ने के लिए, ना पूछा ना कुछ किया, ना परमिशन लिया ना कुछ किया, पोल पे चढ़ के ठीक कर रहा है। तो उस केस में अगर किसी को करंट लग गया तो कौन जिम्मेवार है? तो उसी के लिए बचने के लिए एक नियम बनाया गया लोटो का। लोटो के सिस्टम में क्या है कि जैसे मान लो मेन स्विच है, तो अगर ये आदमी काम करने यहां जाएगा लॉक है, अब बताओ अगर मान लो L1 का काम हो गया, ताला अपना खोल ले, तो क्या इसको कोई ऑन कर सकता है? जब तक 2 और 3 ताला ना खोले कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि जब ये ऑन तभी होगा जब सब ताला यहां से हटेगा, सब ताला यहां से क्या होगा, रिमूव होगा। तो दूसरा वाला भी आदमी मान लो काम करके आया, भी अपना ताला खोल लिया, फिर तीसरा आदमी आया खोल लिया, देखा कोई नहीं, तब जाकर स्विच ऑन होगा। फिर क्या है, एक बेस्ट सॉल्यूशन था कि हर कोई आदमी उस चीज को बंद करके जाएगा जब भी उसको जाना हो, और उस चीज पे अगर ताला लगा हुआ है तो कोई उसको चालू भी नहीं कर पाएगा, चाहे जो भी। तो ये बेस्ट चीज होता है, और उसमें एक टैग रहता है, इसमें एक टैग लटकाना होता है, इसको बोलता है मैन एट वर्क। टैग का नाम क्या है, उसका नाम होता है मैन एट वर्क का टैग होता है, एट वर्क। ठीक है, कभी समझा देता हूं, कभी आप माइंस जैसे कोल इंडिया का माइंस में ज्वाइनिंग मिलेगा तो आप देखोगे सब टेक्नोलॉजी बहुत, अगर कोई छोटा मोटा माइंस मिले सब नहीं दिखेगा, जब तुम बताओगे तुमको सर को लगेगा कि नहीं लड़का बहुत अच्छा जानता है। तो मैन एट वर्क का तुम टैग लगा दोगे यहाँ पे, जब तुम ताला हटा लिए, लॉक आउट मतलब ताला को हटाए, तो टैग आउट मतलब टैग को भी हटा लो, उसके बाद उसको ऑन कर दो, फिर तुम्हारा क्या होगा, माइंस में ट्रांसमिशन सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, सारे लोग काम कर पाएंगे। लिखो, राइट द डिस्टेंस बिटवीन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट द डिस्टेंस बिटवीन, राइट द लिखो, राइट द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, 132 kV, 132 kV एंड लिखो 132 kV एंड माइन वर्किंग, माइन वर्किंग से 132 kV का लाइन का बीच का दूरी कितना? तो माइंस का वर्किंग से 132 kV का जो लाइन का दूरी जो होता है कितना होना चाहिए, आप सब इसके बारे में जानते होंगे, 45 मीटर मिनिमम। मिनिमम कितना रहेगा, 45 मीटर का दूरी पे होना चाहिए, कम से कम 45 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें हो गई आप लोग के बारे में। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज के लिए जगह छोड़ के रखोगे आप लोग। ठीक है, और कुछ है नहीं, सारा का सारा चीज लगभग आप लिख चुके हो, पढ़ चुके हो, सारा का सारा चीज जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था, जो भी बातें थी वो मैं बता चुका हूँ। कुछ लेकिन जगह छोड़ के रखोगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि कुछ बातों को इसमें ऐड किया जा सके, कभी मिलेगा तो। जैसे एक तुम्हारा लीकेज से रिलेटेड है, कुछ कितना उसका स्क्रीनिंग के ऊपर कितना कंडक्टिविटी होना चाहिए, सब सवाल पूछता है, उसका एक नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, मेरे पास भी इसमें नोट्स नहीं लिखा हुआ है, प्रीवियस बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया, तो अगर वैसा कुछ मिलेगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा, पर इतना डीप में नहीं पूछेगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग को उसको भी पता है कि ये कोई इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर नहीं है, ये माइनिंग इंजीनियर, वो भी सरदार और ओवरमैन है, इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं होता। जैसे अर्थिंग का जो होता है ना, नॉर्मली उसका 2 टाइम्स होता है, उसका कंडक्टिविटी उसका होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। बहुत सारी चीजें हम लोग उस पर चर्चा करेंगे आने वाला टाइम, अभी रहने देते इसको, कभी बताएंगे इसके बारे में।
तो ये सारा बात हो गया। अब नेक्स्ट क्या करें बोलो? ऑलरेडी कितना टाइम हो रहा है? 9:40 हो रहा है। आज का टारगेट जो था खत्म हुआ। चौबीस सितंबर 2010 से सीईए 24 सितंबर 2010 है। सीईए 24 सितंबर 2010। अच्छा देख लेता हूँ, 1 मिनट दे दो मुझे टाइम, हो सकता है कुछ भूल लिखा हो। कितना डेट मैंने लिखा है यहाँ पे? मैंने कितना लिखाया था? 20 लिखाया था। 24 कर लो, 24 सही है। 24 सितंबर 2010 ही होगा, सही है। 24 सितंबर 2010 ही होगा, है ना? उसको चेंज कर लो, 24 सितंबर कर लो। 24 सितंबर 2010 होगा, एकदम सही बात बोला है। 20 नहीं 24 है। बच्चा लिखने में गलती क्या होगा या नोट डाउन में कुछ गलती होगा? ठीक है, 24 ही होगा। थैंक यू जो बच्चा बताया है, ठीक है, थैंक यू सो मच। 24 ही होगा, ठीक है। अरे 20 कहाँ लिखा है? 20 कहाँ? यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ। लो एप्लीकेबल टू द माइंस, ठीक है, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लिखा हुआ है सीईए, ठीक है, सीईए रेगुलेशन 2010 रिप्लेस द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 इफेक्ट फ्रॉम 24 सितंबर 2010। 24 सितंबर 2010 से इसको क्या क्या रिप्लेस करके ये नियम लागू हो गया। इसके बारे में लिखा हुआ लो एप्लीकेबल फ्रॉम, लिखा हुआ लो एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ से लिखा हुआ है। और इधर भी अगर डेट कोई देखता हूँ, अगर कहीं लिखा हुआ रहे उसके बारे में भी देख लेता हूँ। अगर 20 सितंबर का अगर कोई डेट है तो डायरेक्ट बुक से ही मैं देख लिया, है ना? ग्रुप में है, बुक में है, डोंट वरी, मैं बुक से ही देख लिया। बुक मेरे पास था इसका, दैट्स व्हाई मुझे पता है। ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने इस बार ही बुक खरीदा है। पिछले बार कभी मैंने इसका बुक का इस्तेमाल नहीं किया था, इस पीडीएफ से काम चल गया। चलो हो गया। अब क्या पढ़ना है आप लोग बताओ, क्या जानना है बताओ? ग्रुप में भेजा हूं सर। और क्या पढ़ना है? किसी को डाउट, कोई सवाल है पूछ लो, क्लास में जो मौजूद है। वर्किंग एट हाइट, ठीक है, वर्किंग एट हाइट का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना? वो कोई मजाक वाला चीज नहीं, इट नीड्स 30 मिनट्स का टाइम। तो हम लोग का जो कोशिश रहेगा, ये वाला जो वर्किंग एट हाइट का जो आप पढ़ना चाहते हो, हम लोग का ये पार्ट रहेगा। हम लोग जब सैटरडे के दिन जब हम लोग क्लास करेंगे, कल तो फ्राइडे है, कल हमको पूरा टाइम चाहिए डेफिनेशन के लिए, ठीक है? डेफिनेशन में पूरा टाइम लग जाएगा, है ना? पूरा टाइम डेफिनेशन में पूरा टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो डेफिनेशन वाला पार्ट को तुम छोड़ दो, डेफिनेशन वाला दिन नहीं हो पाएगा कल, ठीक है? परसों के दिन जब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे, परसों के दिन जब हम लोग करेंगे ना, तब हम लोग इस पार्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। ये पार्ट कवर करवाएंगे। डेफिनेशन वाला पार्ट बहुत जरूरी है। डेफिनेशन, एक एक डेफिनेशन आप लोग हर एग्जाम्स के रिलेटेड आता है, आप लोग डेफिनेशन वाला पार्ट को जरूर कवर करो। कलर क्या होता है, कलर के बारे में जैसे तुम लोग पढ़ते हो, इसका कलर रेड होता है, अर्थ का कलर तुम्हारा क्या होता है, उसका तुम्हारा ग्रीन कलर का होता है, और बाकी का कलर तुम्हारा क्या होता है, ब्लैक वगैरह होता है, तो उससे रिलेटेड, ठीक है? तो ये सारी चीजें रही। क्वेश्चंस भेजा नरेंद्र। कोल एंड ओबी रेशियो मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन द ग्रेड बी इज द आफ्टर द एक्चुअल माइनिंग ग्रेविटी सैंपलर वर्क ऑन द व्हिच प्रिंसिपल, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर ऑफ द रस्ट एट द क्वांटिटीज ऑफ इक्वल इफेक्ट। देखो एक बच्चा सवाल भेजा, उसका पॉइंट बहुत अच्छा है। नरेंद्र, नरेंद्र ना, क्या नाम, इसका नाम देखने दो, रुक जाओ, मैसेज मत करो, इसका सवाल को मैं समझा देता हूँ। पोल एंड ओबे रेशियो इन मैकेनाइज्ड माइंस, पोल एंड ओबे रेशियो जो होता है वही होता है जिसको आप स्ट्रिपिंग रेशियो, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं, वही है पोल एंड ओबे रेशियो। पढ़ाया गया इसके बारे में अच्छे से। द ग्रेड, सुनो ध्यान से, पहले बोलने दो उसका। द ग्रेड, एक भी लड़का मैसेज मत करो, ठीक है? एक भी लड़का मैसेज मत करो, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं करो, मैं समझा देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 उसका है द ग्रेड एट विच क्या लिखा है, द ग्रेड एट विच, ठीक है, अवेलेबल ए प्रॉपर्टी आफ्टर द एक्चुअल माइनिंग, इसको माइनेबल रिजर्व बोलते हैं, ठीक है? या फिर इसको बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेड में ये आता है, इसको इफेक्टिव ग्रेड बोलते हैं ना, इफेक्टिव आता है शायद। और एक है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर ऑन विच फिल्टरेशन पे काम करता है, ग्रेविटिक डस्ट सैंपलर फिल्टरेशन पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सर द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ द डस्ट दैट गवर्न इट्स द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, the most important parameter of the dust that it's the physiological effect। तो उसका साइज होता है, डस्ट पार्टिकल का साइज इंपॉर्टेंट होता है, वो जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर जो पहुंचाता है उसका साइज होता है, ठीक है? तो सारा का सारा चीज आप लोग अपना सवाल वगैरह जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और मुझे व्हाट्सअप में भेज सकते हो, साथ में इधर भेज सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो क्लास मैंने किया, ठीक है, थोड़ा बहुत स्पीड में रहा,
तो आप क्या आप इस बात से संतुष्ट हो? क्लास कैसा लगा आपको ये बताओ। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ा, 2 क्लास से जगह 3 क्लास की जगह 2 क्लास में कंप्लीट करना पड़ा। क्या सब ठीक ठाक है कि हाँ सर ठीक ठाक है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि सर बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसा तो नहीं हुआ ना? ठीक ठाक था ना? फुल सेटिस्फेक्शन है ना? एक बच्चा लिख रहा सर नहीं मजा आया। फुल सेटिस्फेक्शन है कि नहीं? बस यस और नो में रिप्लाई दो कि हाँ सर ठीक है। क्योंकि ये देखो एक चीज समझ लो कि ये जो टॉपिक है वो पहले तो हम लोग को उतना पार्ट है नहीं, है ना? आप इसको दोबारा अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ाया गया है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। इसमें बेसिकली हम लोग जो पढ़े एक बार अगर ब्रीफ में हम लोग देखे थे हम लोग क्या क्या किए 2 दिन में, आपको पता है ये पूरा रेगुलेशन ना जितना नीड था आप लोग को पूरा खत्म कर दिया 2 क्लास में। समझ सकते हो इस बात को? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेगुलेशन था इन लोगों का आप 2 क्लास में लगभग सब चीज को पढ़ डाले, सब चीज को समझ डाले कि क्या था। एफएलपी से लेके आप फेस से लेके डेटा केबल से लेके आप वोल्टेज से लेके हर एक चीज को आप पढ़ डाले, ठीक है? ये था क्लास का ये बात थी। दैट्स वाई थोड़ा सा तो हुआ। हम लोग जो जो समझे, देखो हम लोग क्या क्या जाने, हम लोग केबल के बारे में जाने, हम लोग वोल्टेज के बारे में जाने, केबल कितना लंबा इस्तेमाल होता है अंडरग्राउंड माइंस, हम लोग इसके बारे में जाने, हम लोग बिजली ट्रांसमिशन के बारे में जाने कैसा होता है, कितना ले जाना है, कितना कहाँ यूज होगा, हम लोग ये पढ़े। हम लोग पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल, हम लोग फ्लेम प्रूफ इंटर्नसिकली सेपरेटर्स के बारे में जाने क्या होता है नहीं होता है। हम लोग आज का क्लास, हम लोग लास्ट 2 दिन का क्लास में हम लोग जाने की जिसमें जो केबल होगा कौन सा केबल कहाँ इस्तेमाल होगा हम लोग ये समझे। और सबसे आखिर का टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, जो बेसिक नोट्स था इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के अनुसार उसको हम लोग देखें, है ना? ये सारा का सारा पार्ट आप लोग कवर किए, ये क्लास का ये था। और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है। बीच में कभी 2-4 क्वेश्चन मिल गया तो मैं बता दूंगा, आप लोग लिख देना। तो बहुत बड़ा पहाड़ जैसा कुछ बचा नहीं है, सब सिंपल सिंपल तरीके से आप लोग खत्म कर। तो जो भी क्लास का पार्ट था लगभग ठीक ठाक ही रहा। हमको लगता है थोड़ा सा टाइम लगा हो लेकिन खत्म हो गया, ये सबसे बड़ी सुखद बात है, सुखद न्यूज है। आप लोग को जो मैं सिलेबस देख पा रहा हूँ जो बचा हुआ है अभी, एक बार मैं अगर रिवीजन करना चाहता हूँ, आपका जो छूटा हुआ है हैजर्ड्स का छूटा हुआ है जिसमें डस्ट फायर इनंडेशन है, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल खत्म हो गया, लाइट छूटा हुआ है, रेस्क्यू रूल छूटा हुआ है, वेटी रूल छूटा हुआ है, फिर इधर तुम्हारा है डेफिनेशन है, कॉपी बाइंडिंग का पार्ट छूटा हुआ है, कोल में आपका छूटा हुआ है ग्रेड ऑफ कोल, टाइप ऑफ कोल, कुछ फॉर्मूला पढ़ाना है, जियोलॉजी कुछ बाकी है, रेस्क्यू ऑपरेटर्स बाकी है और मीथेन इंस्ट्रक्शन बाकी है। नोट्स 2.1 का कुछ कुछ नोट्स वो देना है। तो मोटा मोटी जैसे मैंने सोच के रखा है, जैसे 10 जनवरी तक मेरा टारगेट है, मैंने तो 14 जनवरी टारगेट दिया था आप लोगों को कि मेरा खुद का टारगेट है कि 10 जनवरी तक मुझे एनी हाउ खत्म कर देना सारा का सारा चीज। मतलब जब एग्जाम में जाओ 10 जनवरी के बाद अगर हम लोग को टाइम मिले, क्योंकि एनसीएल ना टाइम नहीं देगा, ठीक है? एनसीएल टाइम नहीं देगा। आप एक बात और अब जान लो, हर एक बच्चा से मैं बोलूंगा जितना देखो, एक चीज आप नोटिस करना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है,